Hi, what you think you become, what you feel you attract, and what you imagine you create. Today is 26th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। छत्तीसगढ़ का है ये पंथी डांस फॉर्म। सुधा मूर्ति जी की बुक है द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। श्री ऐरावतेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में। यूपीएससी चेयरमैन को अगर रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मिस्टर केसी नेयोगी जी थे एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन, जिनके नाम पर जिस बोर्ड की रिकमेंडेशन से बना था प्लानिंग कमीशन। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, लुधियाना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? सिटी ऑफ चिलीज किसे बोलते हैं इंडिया में? देन दिस इज चारकुला डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मैगिनॉट लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? और ये है द्री फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है इंडिया में? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है आउट पेस मतलब गो राइज और इम्प्रूव फास्टर देन समवन एल्स। पेस आउट पेस, उससे और तेजी से आगे बढ़ना। एफ्लुएंट होते हैं, ये होते हैं लिक्विड वेस्ट या फिर सीवेज डिस्चार्ज जो रिवर और सी में आता है। पॉल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं एफ्लुएंट। प्ले डाउन करना मतलब रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट इन फैक्ट इज, मतलब वो चीज सीवियर है बट उसको हमने प्ले डाउन कर दिया है उसके थ्रेट को। बिविल्डर cause someone to become perplexed and confused. Explicable मतलब जिसको explain किया जा सकता है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज है 26 जुलाई, आज है कारगिल विजय दिवस, इसके बारे में हम जानेंगे और कारगिल वॉर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए वो भी हम समझेंगे। देन इट्स शो टाइम कोविड-19 अपडेट। ये एक एक्सीडेंट हुआ है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तेलंगाना का ये टेम्पल है 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। मेट्रो एंड बसेस ट्रेवल, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। व्हेन टाइम्स गेट टफ, दिस इज हिस्टोरिक लो, अ क्लाइमेट रिस्क, दिस इज एडिटोरियल। जो रेनफॉल है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है तो विल गेट टू नो। मनी चेंजर, दिस इज अबाउट डिजिटल करेंसी, इसमें आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का स्टेटमेंट भी हम देखेंगे। देन पेगासस पे लीड आर्टिकल है मिलिट्री कन्वर्जेंस जरूरी है, दिस इज फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स। कोविड-19 के बैकड्रॉप में इंडिया का फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, विल गेट टू नो। देन दिस इज टाइम टू रिफ्लेक्ट, आर लॉ एंड टेक्नोलॉजी अ सॉल्यूशन टू फेक न्यूज? आर्टिकल 51A(H) क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइट इंडिया मूवमेंट के लिए लोगों को क्लैरियन कॉल दिया है। देन दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ अवॉइड्स यूनेस्को डाउनग्रेड, तो दिस इज सम रिलीफ फॉर ऑस्ट्रेलिया। और हिंदी में आज हम जानते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान सुनिश्चित है। Then this is CSET के solution or certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये front page है The Hindu का। हिमाचल में ये ऐसे लैंडस्लिप हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ और उसके कारण डिजास्टर भी हुआ है। ये ब्रिज कोलैप्स हो गया बिकॉज ये ब्रिज को हिट हुआ था ड्यूरिंग अ लैंडस्लिप और ये यहाँ पे वी लॉस सम लाइव्स एज वेल। एक्सेस डेथ इन वेस्ट बंगाल 11 टाइम्स है ऑफिशियल कोविड-19 टेली का। नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट हर राज्य में आप देखना जितना नंबर रिपोर्ट किए गए और जो एक्चुअल में डेथ्स हुआ है दोनों में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, दोनों में कन्वर्जेंस नहीं है। ओके, देन अब हम बात करते हैं आज का 26 जुलाई 1999, आज ही के दिन हमने कारगिल वॉर जीता था। कारगिल वॉर ऑल्सो नोन एज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी यहाँ पे, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी तो थी और रेगुलर आर्मी को इन्होंने ड्रेसअप कर दिया था एज मुजाहिदीन। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये वॉर लड़ा और ये पिटे भी, बट ये डिस्गाइज थे एज दिस मिलिटेंट्स।
जुलाई 1999 को हमने ये जीता था, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर एंड एल्सवेयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो 3 मई 1999 को स्पॉटिंग हुआ कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है, ऑल्दो वो नॉन प्रोफेशनल ज़्यादा है, बट ये जो रेगुलर आर्मी है ये डिस्गाइज थी इन द फॉर्म ऑफ दीज मिलिटेंट्स, और ये यहाँ पे आके इंडियन साइड पे इन्होंने इंट्रूजन करना चालू कर दिया। और ये जो दौर है ना 1999 का, इफ़ यू रिमेंबर, इसी टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे मिस्टर नवाज शरीफ, ये इंडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली डायलॉग्स भी कर रहे थे। लाहौर बस यात्रा हुआ था, और उसी टाइम पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, नवाज शरीफ, और जो यहाँ के मिलिट्री कमांडर थे मिस्टर परवेज मुशर्रफ, तो यहाँ पे हुआ फिर मिलिट्री को। मतलब पॉइंट इज, यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ की मिलिट्री क्या मिस एडवेंचर कर रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। फिर ये फिल्ट्रेशन जब स्पॉट हुआ तो इंडिया ने ऑफ यहाँ पे काउंटर स्टार्ट किया इसका, और 26 जुलाई 1999 को इन सबको फ्लश आउट कर दिया फ्रॉम दिस कारगिल एरिया। रिजल्ट था इसका इंडिया की विक्ट्री। इंडिया रिगेन्स पोजीशन ऑफ कारगिल। कोई टेरिटोरियल चेंजेस इसमें नहीं हुए थे। तो इसको हम मनाते हैं ऑपरेशन विजय, फॉर एवर इन ऑपरेशन। ऑन कारगिल विजय दिवस, सैल्यूटिंग द ब्रेव टाइगर्स ऑफ अवर आर्म्ड फोर्सेस। तो ऑपरेशन विजय है बाय आर्मी। एयरफोर्स ने किया था ऑपरेशन सफेद सागर, यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था और अटैक भी किया था। ऑपरेशन तलवार था बाय नेवी, तो जो कराची है यहाँ से सप्लाईज इन्होंने ब्लॉक कर दी थी। मिस्टर नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया था कि अभी 5-6 दिन का ही फ्यूल बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, इंडियन नेवी ने सारा यहाँ पे ब्लॉकेट कर दिया था। सो दिस इज ऑपरेशन तलवार। तो हमारी तीनों सर्विसेज ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने बहुत ब्रेव फ्रंट यहाँ पे प्रेजेंट किया, और हमने ये कारगिल वॉर जीता था 26 जुलाई 1999 को। कारगिल के शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्रवासियों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अब सी, आज हमारे प्रेसिडेंट भी गए हैं, अभी वॉर मेमोरियल पे हैं ये बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में। ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं सोल्जर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ इन डिफेंडिंग द नेशन। तो दिस इज वन थिंग। अब पॉइंट ये उठता है, हमें हर वॉर हमने जीत तो लिया, विक्ट्री तो कर लिया, बट विक्ट्री के बाद भी वहां पे कुछ लेसन्स थे जो हमें सीखने चाहिए थे। नंबर 1 लेसन ये था कि 3 मई 1999 तक का वेट क्यों करना पड़ा। जैसे ही यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, हम उसे तुरंत स्पॉट क्यों नहीं कर पाए। इतने मास स्केल में उन्होंने चौकियां बना ली, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना लिए ऊपर, तो हम उसको अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं कर पाए। बिकॉज हम हमेशा यही बोलते हैं, अच्छा ऑफिसर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उससे भी अच्छा ऑफिसर, बेस्ट ऑफिसर वो होता है जो प्रॉब्लम होने से पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और उसका सॉल्यूशन करके उसको नलीफाई कर देता है। तो हम इस बेस्ट ऑफिसर वाली पोस्ट पे, बेस्ट ऑफिसर वाली पोजीशन पे क्यों नहीं आ पाए कि ये कारगिल वॉर होने ही नहीं देते हम। सी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बनी कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी। जब भी ऐसी वॉर्स होती है ना, तो उसमें सरकार भी ऐसे कमेटी बनाती है कि लैप्सेस क्या थे और पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे, ये ज़रूरी भी है। तो ये जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, इसने क्या किया, 1999 वॉर में क्या शॉर्टकमिंग्स थी। जैसे एक टाइम ऐसा आया था वहाँ पे सिनर्जी नहीं हो पा रही थी मिलिट्री और एयरफोर्स में, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। इसीलिए फिर आगे चल के हम बनाएंगे सीडीएस और जॉइंट ऑपरेशन को अभी इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो लेसन्स के लिए ये जो कारगिल रिव्यू कमेटी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसने बोला एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ। इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिलती है, इंटेलिजेंस अगर जानकारी तुरंत मिल जाए तो हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हम क्यों नहीं कर पाए। बॉर्डर मैनेजमेंट और बेटर होना था। डिफेंस बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन करना भी ज़रूरी है हमारी फोर्सेस का। लीन एंड मीन होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड एपेक्स डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्विक होना चाहिए। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी, जैसे हम ये बोलते हैं कि हम पहले दफ़े न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़। हमने ये बोला नहीं, बट ऑफिशियली हमारी ये लाइन ऑफ एक्शन रहा है कि नो फर्स्ट यूज़ होगा न्यूक्लियर वेपन का। तो क्या इस पे भी हमें रिविजिट करना चाहिए।
मीडिया के साथ रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन, ये जो टाइम था वॉर को कैसे कवर करेगा मीडिया, टेक्नोलॉजी का यूज, सिविल एंड मिलिट्री का, डिक्लेरेटरी पॉलिसी फॉर एलओसी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें समझना चाहिए और बहुत ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल वे में हमें लेसन सीखने हैं जो हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं अपकमिंग टाइम पे, बट और बेटर हो सकता है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द फाइंडिंग्स एंड सजेशंस ऑफ द कारगिल रिव्यू कमेटी। इस कमेटी को पढ़ना है। यू जस्ट ओपन विकिपीडिया पेज, उसमें बड़े अच्छे से इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कारगिल रिव्यू कमेटी लेसन्स क्या सीखे और आने वाले टाइम पे हम और बेटर फ्रंट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमारा जो बाउंड्री है, हमारे नेबर्स हैं, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली। पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही, चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और चाइना के साथ भी माउंटेन वॉरफेयर होगा हमारा, तो वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। देन दिस इज डिजास्टर साइट, इट्स शो टाइम। सी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगे थे, सिनेमा हॉल्स भी बंद हो गए थे, अब थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, तो विच इज़ गुड, सम सेंस ऑफ नॉर्मलसी। बट वैक्सीनेशन इज गुड, गो गेट वैक्सीनेटेड। और उसके बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। मेट्रो बसेस में भी ओनली सिटिंग ट्रेवल, तो सर्टेन अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है, सी दिस इज डिजास्टर एंड दिस इज इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर किया है स्ट्रिक्ट विजिलेंस होना चाहिए टू प्रिवेंट ड्रोन अटैक। ये जो ड्रोन अटैक है ना, इससे अभी हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, ड्रोन अटैक, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट, ड्रोन अटैक। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जैमर्स भी पढ़ा था, तो रेड फोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें फ्रॉम दिस ड्रोन अटैक। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पेज। अब ये एजुकेशन प्लस है। सी व्हेन टाइम्स गेट टफ, टाइम जो होता है ना वो वेव की तरह रहता है, हमेशा एक जैसा टाइम तो होगा नहीं, अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, फिर अच्छा टाइम आता है। सो व्हेन टाइम्स गेट टफ, सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, यू हैव टू बी टफ। हाउ हैज द पैंडेमिक इम्पैक्टेड स्टूडेंट, अ लुक एट द वेरियस इश्यूज। अगेन इसमें जो बात है वो ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस का लॉकडाउन के कारण बंद हो गए, तो स्कूल्स कॉलेजेस बंद हुए तो पीयर लर्निंग बंद हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन बंद हो जाता है, स्कूल से बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, यू फील गुड व्हेन यू गो टू स्कूल कॉलेज, इवन यू हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स। तो जो पीयर सर्कल है वगैरह है, वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स हैं वो इमोशनली साइकोलॉजिकली बेटर फील करते हैं। अकेडमिक इनसफिशिएंसी तो हुई ही है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी एक नया चीज़ आ गया है, पब्लिक गैदरिंग हो नहीं पा रही है, इकोनॉमिकली जो चैलेंज्ड हैं स्टूडेंट्स, उनके पास डिवाइसेस नहीं है, गैजेट्स नहीं है, टीचर्स बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, बट स्टूडेंट को भी जैसे कुछ घर में पढ़ने का माहौल नहीं होता है। स्कूल में आपको बड़ा अच्छा पढ़ने का माहौल मिलता है, एक प्रॉपर क्लासरूम है, डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके साथी लोग हैं, सब मिलके पढ़ रहे हैं। बट वही घर पे आप देखो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। तो इससे जो लर्निंग्स है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई है। बट अगेन टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम इज डिफिकल्ट, कोविड का थ्रेट है, लेस देन 18 के लिए वैसे भी वैक्सीनेशन अभी है भी नहीं। हमें यहाँ पे सिस्टमेटिकली सबको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट को, फैमिली को, सबको मिलके यहाँ पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है व्हेन टाइम्स गेट टफ। द गुड थिंग इज ये जो टफ टाइम होता है ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं होता, बट जो टफ पीपल होते हैं वो ब्रेव करते हैं इस स्टॉर्म को। ओके, सो यू गॉट टू बी टफ। देन दिस इज हिस्टोरिकल लो। अब यहाँ पे भी कोविड का इम्पैक्ट है। सी ये जो है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ये पहला कौन सा है, ये है कुतुब मीनार है, ये कहाँ पर है, महरौली में। फिर सेकंड नंबर है शाही मस्जिद एट क्यूडेसिया बाग कॉम्प्लेक्स में, दिस इज नंबर 2। फिर नंबर 3 है विजिटर एट सफदरजंग टूम, ये सफदरजंग टूम है, ये नंबर 3 इज सफदरजंग टूम। तो सी आप जो पैटर्न देखो ना, तो ताजमहल था ना वो पिनेकल था, पिनेकल ऑफ दिस क्राफ्ट्समैनशिप आर्ट आर्किटेक्चर था। बट एकदम से पिनेकल तो आया नहीं, जैसे आंसर राइटिंग में भी एकदम से तो हम बहुत अच्छे होते नहीं है, सिमिलरली आर्किटेक्चर में भी इवोल्यूशन होता है। जैसे पहले ये बना, ये इसको प्रीकर्सर बोलते हैं ताजमहल का, फिर टूम्स बने, तो ग्रेजुअली चीज़ें बेटर होती है। ये हुमायूं टूम है, हुमायूं टूम है ना, एट निज़ामुद्दीन। ये राजाओं की बावली है, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है, नंबर 5। फिर हिस्टोरिक रेड फोर्ट है, दिस इज हिस्टोरिक रेड फोर्ट। और ये है जमाली कमाली मॉस्क इन महरौली,
ये अग्रसेन की बावली है, ये अग्रसेन, पीके मूवी देखी है ना, ये अग्रसेन की बावली है। ओके, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये हैं दिल्ली के, अब दिल्ली में हो, वेन एवर यू गेट टाइम गो विजिट ऑल दीज प्लेसेस। पॉइंट इज कि ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, बट फुटफॉल अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोविड इज द रीजन। देन दिस इज गोदावरी इन स्पेट, आंध्रा ने इशू किया फर्स्ट फ्लड अलर्ट, फ्लड अलर्ट। नाउ सी द माइटी गोदावरी, गोदावरी वृहत गंगा। गोदावरी जो है ये पोलावरम प्रोजेक्ट डैम है, पानी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लोइंग हो रही है, इससे कोल प्रोडक्शन भी हिट हुआ है इस जोन का। देन पोलावरम प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वाटर शेयरिंग का, पोलावरम रिवर इंटरकनेक्शन, हैव अ लुक, पीडीएफ है इसकी टेलीग्राम में। देन दिस इज नेक्स्ट वन, हरियाणा, और ये है एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है अ क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, जैसे अभी हमने देखा ना रेनफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है। सदर्न पेनिनसुला में इस बार रेनफॉल बहुत ज़्यादा आया है, सदर्न पेनिनसुला में, और जो टाइमिंग है रेनफॉल की वो भी चेंज हो रही है, ऑल्टर हो रही है, तो कभी बहुत बारिश है कभी बारिश नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, regional distribution, this is the keyword, regional distribution of south peninsula has seen 29% more rain from June 1 to July 25 than what is normal for this period। तो जो सदर्न पेनिनसुला है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है सदर्न पेनिनसुला में, तो बारिश ओवरऑल इंडिया का सरप्लस रहेगा, बट इसका जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रहा है। कारण क्या है, कारण है क्लाइमेट चेंज। फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन्स भी अगर देखें ना अरेबियन सी में तो वो बढ़ गई है, जल्दी जल्दी साइक्लोन्स आ रहे हैं और ज़्यादा सीवियर साइक्लोन्स आ रहे हैं। टोरेंशियल लोकलाइज्ड रेनफॉल हो रहा है, मतलब लोकलाइज्ड एक छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, टोरेंशियल। क्लाउड बर्स्ट पढ़ा था ना हमने, ऐसे पानी, ऐसी इवेंट्स बढ़ रही है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ड्रॉट्स हैं, हीट वेव्स आ रही है। हीटिंग ग्लोब हैज़ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेवल, जैसे ये हवा होती है, हवा का मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं ना हम, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी एयर का ज़्यादा हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर कैरिंग, मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होता है तो वाटर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तभी तो हमने ये देखा था ओरोग्राफिक रेनफॉल, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम कम होता है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, रेनफॉल हो जाता है। तो ग्लोबल हीट के कारण एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेवल कंट्रीब्यूटिंग टू शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेन, कुछ ही टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये क्रिएट करती है फ्लड। एक्यूरेट प्रिडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है, तो ज़रूरी है हम क्लाइमेट प्रूफिंग करें, ऐसा स्ट्रक्चर्स बनाएं, ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो इस वेदर वैगरीज को विदस्टैंड कर पाए। वल्नरेबल जोन्स का आइडेंटिफिकेशन एंड मैप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिजास्टर प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स भी ज़रूरी है। सो दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल। बिफोर दैट ये टॉपिक स्किप हो गया था। तेलंगाना टेम्पल्स गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये फ्रंट पेज में ही दिया है। ये 39th नंबर की साइट है। इन अ डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ 17 कंट्रीज बैक इंडियाज प्रपोजल डिस्पाइट दिस वर्डिक्ट। तो ये सोसाइटी है जो अलोकेट करती है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट देना है या नहीं देना है। तो इसने विजिट किया था अभी इंडिया में, और विजिट में इसने ये पाया कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो लैक कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे या नहीं दे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे या नहीं दे। बट इंडिया ने लॉबी भी किया और डिप्लोमेटिक एफर्ट भी दिए, तो उससे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने फेवर किया इसका कि इंडिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलना चाहिए, दिस 39th नंबर ऑफ साइट, और फिर इंडिया को ये मिल गया। ओके, नॉर्वे वॉज द ओनली कंट्री जिसने अपोज किया था। अब ये साइट कौन सी है, ये वैल्यूएबल साइट है जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल इन पालमपेट, ये है हैदराबाद तेलंगाना में। मेजर डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ है, 13th सेंचुरी का ये टेम्पल है तेलंगाना में। अब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी भी कहाँ पर है, चाइना। इसका जो डिसीजन है वो आ गया, रशिया ने भी इंडिया को बैक किया, तो दिस इज गुड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टिंग होने के कारण इसमें ज़्यादा अटेंशन मिलता है, ग्लोबल एफर्ट्स ज़्यादा आते हैं, तो साइट का कंजर्वेशन बेटर हो जाता है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बेटर हो जाता है। तो ये नॉमिनेशन 2014 में दिया था। इस टेम्पल को बनाया है राचरेला सेनापति रुद्राया, जनरल थे ये
काकटिया किंगडम के 13th सेंचुरी का है। तो दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल। हमारा डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ भी है और हमारी इस टाइप की जो साइट है वो भी प्रोटेक्टेड हो रही है। अब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नंबर 39। बट अगर आप इसकी वेबसाइट में जाओगे दिस whc.unesco.org तो सी एक बड़ा अच्छा सा मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें ये सारी साइट्स दी हुई है। साइट्स में भी हमने देखा था कुछ कल्चरल होती है, कुछ मिक्स्ड होती है, कुछ होती है नेचुरल। तो ये 39 साइट्स हैं इंडिया की। इनको एक बार आप देखो, आगरा, अजंता, फिर ये सारी हमारी कल्चरल साइट्स हैं। ओके, देन नेचुरल साइट्स में कौन सी इंपॉर्टेंट है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवला देव, मानस, नंदा देवी फ्लावर, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, और ये है मिक्स्ड कंचनजोंगा नेशनल पार्क। तो दीज ऑल 39 साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज का जो सवाल है वो है प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ऑल द 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए आप इसका विकिपीडिया का पेज भी देखना, सारी साइट्स बड़े अच्छे से अपडेटेड उसमें लिखी है 39 की 39। और हर साइट का आपको एक या दो चीज पता होनी चाहिए। 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, इनमें एक या दो तीन पॉइंट आपको हर हेरिटेज साइट के पता होने चाहिए कि ये हेरिटेज साइट है कहाँ पे, कब बनी थी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट। दीज ऑल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, करंट अफेयर्स जब भी हम पढ़ते हैं ना, इस टाइप की जो आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मोस्टली आता है मैपिंग का, कीवर्ड्स मैच करने हैं, कब बनी है, क्या बना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। तो दैट इज़ वाई करंट अफेयर्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम रेंज रखें और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ रखें। रेंज ऐसा नहीं हो कि आपको केवल 2 या 3 ही टॉपिक पता है, बस उसी में आपने बहुत मास्टरी कर रखा है। नो, यू हैव टू हैव अ सर्टेन रेंज। हम हमेशा बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट पीपल कौन होते हैं? जो होते हैं बैलेंस्ड। ऐसे ही सबसे अच्छा एस्पायरेंट कौन होता है? जिसका एक्चुअल में सिलेक्शन होगा वो होगा जो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब वो प्रीलिम्स मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा है, मेंस मतलब लिखने के लिए भी अच्छा है, इंटरव्यू मतलब उसने पर्सनैलिटी पे भी काम किया है। ये नहीं कि वो केवल एमसीक्यूज ही कर रहा है, ये नहीं कि वो केवल मेंस में ही है, पर्सनैलिटी में भी ध्यान दे। अगर पर्सनैलिटी में आपको से नंबर नहीं मिले, कम नंबर मिले, 100, 10, 110 ऐसे ही नंबर दे दिया तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो यू हैव टू बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो करंट अफेयर्स में भी रेंज और डेप्थ दोनों बहुत अच्छा होना जरूरी है कि बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड। ओके, सो 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम याद रखिए, एक या दो इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल में। सेकंड एडिटोरियल, दिस इज मनी चेंजर। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें हम आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? सी, ये बात है डिजिटल करेंसी। जब से ये बिटकॉइंस आए हैं, इस टाइप की फेसबुक की डिजिटल करेंसी आ रही है, तब से ये जो डिजिटल करेंसी है ना, ये एक चैलेंज भी प्रेजेंट कर रहे हैं और थ्रेट भी दे रहे हैं सेंट्रल बैंक्स को, डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज ये जो करेंसी है ना, ये बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, या एज सच कोई रूल्स लॉज नहीं है, एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यूज़ होगा बट उससे ज़्यादा मिसयूज़ होगा। प्राइवेट पर्सन कोई है, उनके ट्वीट से इन सारी करेंसी में फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। तो दिस इज़ नॉट गुड, सेफ्टी यहाँ पे है नहीं। इसलिए आरबीआई कभी भी डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइंस वगैरह को इवन बैन करने के लिए भी आरबीआई ने स्टैंड लिया था। ऑल्दो फिर वो राइट टू लाइफ करके कोर्ट में गए, कोर्ट ने बैन हटा दिया, बट आरबीआई स्टिल जो है वो डिजिटल करेंसी के फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी के फेवर में नहीं है, आरबीआई जो प्रेजेंट फॉर्मेट है ना उसके फेवर में नहीं है। आरबीआई डिजिटल करेंसी चाहेगा, बिकॉज करेंसी का भी इवोल्यूशन हमने पढ़ा है 9th या 10th की एनसीईआरटी में। पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर ये कुछ मेटल की करेंसी आ गई, फिर पेपर करेंसी आने लग गई, फिर डिजिटल प्लास्टिक मनी आ गया, अब आ रहा है ये दिस इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो करेंसी का इवोल्यूशन तो होगा, देयर इज नो डाउट, बट वो एक सेफ गार्ड्स के साथ होना चाहिए। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे ये टी रवि शंकर है, डेप्यूटी गवर्नर है। आरबीआई इज करंटली वर्किंग टूवर्ड्स अ phased implementation strategy examining use cases which could be implemented with little or no disruption। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, little or no disruption। जब नोटबंदी हुआ था तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या हुआ? डिसरप्शन, डिसरप्शन। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो हमेशा ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि डिसरप्शन नहीं हो।
कई बार क्या होता है, नए नए सिलेक्शन होने के बाद नौकरी पे आते हैं तो वो बड़ा हीरो मोड में रहते हैं, वो एक ही दिन में पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। वो ऐसा होगा नहीं, बिकॉज उससे क्या होगा, डिसरप्शन होगा, केओस होगा, एंट्रोपी होगी, तो वो चीज़ वर्कआउट भी नहीं होती। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी इवन जो बहुत बड़ा सिस्टम है, ह्यूज सिस्टम है, प्रोग्रेस हमेशा छोटा छोटा प्रोग्रेस होना चाहिए, लिटिल लिटिल प्रोग्रेस कर रहे हो जहां स्कोप मिल रहा है, और ये चीज ध्यान रखना चाहिए, लिटिल और नो डिसरप्शन। अब सी, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 अभी आने वाला है। रविशंकर जी का अभी एक स्पीच था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इज दिस द फ्यूचर ऑफ मनी? इसका आंसर ऑब्वियसली यस है, फ्यूचर ऑफ मनी है डिजिटल करेंसी, बट ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, हैपहैज़र्ड वे में नहीं होना चाहिए जस्ट फॉर दिस डिजिटल पुश। चाइना ऑलरेडी इस काम को कर रहा है, डिजिटल आरएमबी। डिजिटल करेंसी में साइबर अटैक्स एंड फ्रॉड्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो दैट इज़ वाई इसको मैच्योर होने देना चाहिए, प्रॉपर सेफ गार्ड के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मनी चेंज है। ये डेप्यूटी गवर्नर है, गवर्नर हमें पता है शक्तिकांता दास, इस सब इसके अलावा डेप्यूटी गवर्नर्स भी हैं। आप सारे डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, जॉइनिंग द डॉट्स इन द सेकंड कमिंग ऑफ पेगासस, अब ये जो है लीड आर्टिकल है। अब पेगासस में भी हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हमको बस ये पता है व्हाट इज पेगासस, किसने बनाया है, क्या काम करता है, सर्विलांस का काम है, ये गलत है, सही है, पुलिस स्टेट तो नहीं है, लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमारे दिस कॉन्टेक्स्ट में है, बाकी पॉलिटिकल मुद्दों में हमें नहीं आना है। पेगासस जो है, वी नो व्हाट इज पेगासस, दैट्स ऑल। गेटिंग इंडियाज मिलिट्री कन्वर्जेंस फॉर्मूला राइट, अब ये भी जो स्टेटमेंट है ना, इसमें भी जैसे सीडीएस ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि एयरफोर्स जो है वो सप्लीमेंट्री होती है आर्मी की। यूजुअली क्या होता है, आर्मी का आप साइज देखो, आर्मी इज ह्यूज, फिर एयरफोर्स और जो नेवी होती है ये स्मॉलर होती है, स्मॉलर है, नंबर पर्सनल भी कम होते हैं, इनका बजट भी कम होता है। तो क्या होता है कि जो आर्मी है ना, आर्मी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है, आर्मी बहुत ज़्यादा से रहता है आर्मी का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। और ये जो तीन ब्रांचेस हैं, इन तीन ब्रांचेस के एथोस भी अलग हैं, कई बार इनकी वर्किंग स्टाइल भी डिफरेंट होती है, तो इनमें क्या होता है, क्लैशेस आते हैं, कई बार इनकॉम्पेटेबिलिटी होने लग जाती है। ऑफिसर जैसे है, चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, फिर यहाँ आर्मी का चीफ है, ये दोनों इक्वल ऑफिसर्स हैं, ये नहीं कि दिस आर्मी चीफ इज सुपीरियर टू चीफ ऑफ एयरफोर्स, नो, बोथ आर इक्वल। तो दिस सर्टेन काइंड ऑफ राइवलरी कई बार देखने को मिलती है। अब द पॉइंट इज, जैसे ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली नॉट जस्टिफाइड है, ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। एयरफोर्स के चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया साहब ने भी इसको फिर क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, तीनों जो फोर्सेस हैं, तीनों आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कोई किसी का दिस सप्लीमेंट नहीं है, कोई किसी का ऐसे अपेंडेज नहीं है। द पॉइंट इज, अभी जो हम बात कर रहे हैं मिलिट्री कन्वर्जेंस का, जैसे अभी कारगिल रिव्यू कमेटी आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि सीडीएस की पोस्ट बनाए, कन्वर्जेंस बनाए, वॉर थिएटर बनाए, कमांड थिएटर बनाए, ताकि स्विफ्ट रेस्पॉन्सेज आ पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कॉमन ग्राउंड्स लाएं, सिनर्जी लाएं ट्राई सर्विसेज में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्यूचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, फ्यूचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, तो हम तभी फाइट बेटर कर पाएंगे जब हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों एक पेज में एक कंबाइंड वन यूनिट की तरह लड़े। दिस शुड बी अवर गोल, दिस शुड बी अवर प्लान ऑफ एक्शन। ये लेसन है फ्रॉम इंडियाज फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स, यहाँ बड़ा तारीफ किया है, और जो होना भी चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया कि कोविड वगैरह के कारण फूड रिलेटेड जो स्टारवेशन वाली डेथ है वो हमने अवॉइड कर दी। फूड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है टीपीडीएस। टीपीडीएस ये लाइफलाइन है हमारे यहाँ की फूड सिक्योरिटी सिस्टम का। इसमें क्या होता है, जो मतलब गरीब हैं तो उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो में अनाज, मोटा अनाज या चावल, इस टाइप की चीज़ें मिलेगी, तो ये लाइफलाइन है, जरूरी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, बेनिफिशियरीज इसके बड़े हैं, विच इज़ अगेन गुड थिंग। कोविड हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आई, इसमें बेनिफिशियरीज को एडिशनल 5 kg इस टाइप से राशन प्रोवाइड किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इनको भी हमने फूड ग्रेन दिया, गुड। ये चीज होती है, ये होती है सेफ्टी नेट्स, सेफ्टी नेट्स की एटलीस्ट खाने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़े कि आज खाने में क्या खा पाएंगे भी या नहीं खा पाएंगे। ये चीज हमें गवर्नमेंट को आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जो यहाँ पे हुआ है। गवर्नमेंट ही नहीं, एनजीओ और सिविल सोसाइटीज ने भी बहुत कमेंडेबल जॉब किया है।
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सिविल सोसाइटीज और एनजीओ जो इस काम में लगी हुई थी फूड सप्लाई का, डिस्काउंट रेट पे उन्हें फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किए। द आइडिया इज लीव नो वन बिहाइंड। फौज में भी क्या बोलते हैं, लीव नो वन बिहाइंड, सब साथ हैं, लीव नो वन बिहाइंड। हमें जरूरी है हम वन नेशन वन कार्ड जैसी जो स्कीम्स है उसको और स्ट्रेंथन करें, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर बनाए, स्टॉप करें फूड का वेस्टेज। इन तीनों पे ही हमने आंसर राइटिंग किया है, वन नेशन वन कार्ड। सी, अगर आप बिगिनर हो ना तो डोंट पैनिक, इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक से क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती है, आप सोचते हो पहले दिन ही आएंगे एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दिस एंड दैट। नो, इट टेक्स सर्टेन टाइम। एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने में टाइम लगता है। आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटीज पढ़ो, 9, 10, 11, 12, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो और गो स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होनी है और फिर इस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के कारण आपके आगे के रास्ते भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर रियली ब्राइट, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि बस 3 महीने पढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। दे डू वेल बट दे जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ दिस सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो इससे क्या होता है, वो डिसहार्टन हो जाते हैं। वही ये स्टूडेंट अगर सिस्टमेटिकली साल भर अच्छे से पढ़ा होता, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जाम लिखा होता, सिस्टमेटिकली अप्रोच पूरा फॉलो किया होता, जो उसका रूटीन है एग्जाम का वो फॉलो किया होता ना, वो बड़े अच्छे से क्वालिफाई कर देता। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, हाफ हार्टेड मेजर्स लेते हैं और फिर एक बार साइकिल में आ जाते हैं तो वो हर साल वही हाफ हार्टेड मेजर्स लेते हैं और फिर रिजल्ट्स नहीं आते। ओके, सो बिवेयर ऑफ दिस थिंग। It takes certain time, it takes time to build a palace, have patience, okay, और keep putting efforts, चीजें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। ओके, तो जस्ट अगर बिगिनर है तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग समथिंग, राइट समथिंग, समथिंग इज एनी डे बेटर देन नथिंग। आज लिखो, कल उससे और बेटर करो, फिर और बेटर करो, ऐसे 30 दिन का चैलेंज लो, आपको अपने आप नतीजे सामने दिखेंगे। तो अगेन इस टॉपिक पे आते हैं, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन है, हमें जरूरत है न्यूट्रिशन पे हम भी अगेन एफर्ट्स डालते रहे, रिजाइलियंट हो, इक्विटेबल हो और फूड सिक्योर वर्ल्ड हम बनाए। तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। अब जैसे ये हमने बातें की ना, ये बातें क्या है, फॉर्डर पॉइंट्स है। इस फॉर्डर पॉइंट्स मतलब ये आपके टेम्पलेट्स रेडी हो गए कि आपको टीपीडीएस का पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी पता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पता है, आपको ये भी पता है ये यूएन डेकेड है एक्शन ऑन न्यूट्रिशन का। ये 3 कीवर्ड्स आपने सीख लिए, रिजाइलेंट, इक्विटेबल, फूड सिक्योर वर्ड। बस जहां मौका लगे इन्हीं वर्ड्स को यूज करो, असेंबल करो, यू विल गेट योर आंसर। ये स्कीम्स भी आ गई आपको, वन नेशन वन कार्ड, क्लाइमेट रिजाइलेंट, स्टॉप फूड वेस्टेज। ओके, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाएंगी। दिस इज टाइम टू रिफ्लेक्ट। अब ये टाइम टू रिफ्लेक्ट है, यहाँ बात है ऑम्बुड्समैन वगैरह आते हैं बट वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं वो भी एक चीज़ है। फेक न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ भी हम कैसे ठीक करें, इन सब चीज़ों पे बात किया है रीडर्स एडिटोरियल। इंटीग्रल होता है सेल्फ रेगुलेशन, रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी। टेक्नोलॉजी इसी से मिलता जुलता है, टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन टू फेक न्यूज़। ये रीडर्स एडिटोरियल था अबाउट न्यूज़ मीडिया एंड दिस इज अबाउट फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या होती है कि जो गलत है, जो भड़काऊ है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक क्लिक बेट है। क्लिक बेट मतलब आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी लिख दिया, आप उस पर फिर यू गेट हुक और फिर उससे आपका उधर का ही इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा एंड ग्रेजुअली यू विल गेट अकस्टम्ड और वही चीज़ आपको पसंद आने लग जाएगी, आपका टेस्ट वैसे ही हो जाएगा। टाइम टू रिफ्लेक्ट और फेक न्यूज़ को हम स्टॉप करें। फेक न्यूज़ बहुत डैमेज करती है, डैमेज करती है हमारे सोसाइटी के फैब्रिक को। Designed to appeal to emotions, they play with your emotions. It becomes all the more important that a person is skilled interrogating evidence, contextualize करे इंफॉर्मेशन, कोरोबोरेट करे ऑल्टरनेट सोर्स से। जैसे आप कोई भी न्यूज़ देखते हो ना, बहुत भड़काऊ टाइप है, आपके इमोशंस पे ऐसे प्लेइंग विद योर इमोशंस, आप उसको क्वेश्चन करो कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये न्यूज़ रियलिटी है, क्या ये न्यूज़ एक रिलायबल सोर्स से आई है। और इसके ऑल्टरनेट सोर्सेज भी देखो कि सारे रिलायबल सोर्सेज जैसे नेशनल के अच्छे न्यूज़पेपर वगैरह हैं वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं क्या, नहीं। आप देखोगे कि फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है, बट द पॉइंट इज हमें आर्टिकल 51A(H) को फॉलो करना पड़ेगा। ये आर्टिकल क्या बोलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, वेरीफाई करो, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वेरीफाई करो। ह्यूमनिज्म भी होना चाहिए एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। रिफॉर्म इज जरूरी, इंक्वायरी सवाल पूछो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
तो 51AH इज अ सॉल्यूशन। अब एक आइडिया मिल गया ना हमें, कहीं पे भी आपको फेक न्यूज से रिलेटेड कोई वैलिड पॉइंट बोलना है, आप किसी डिबेट में हो, आप तुरंत बोलो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51AH दिस शुड बी अवर ड्यूटी। और ये एक बड़ा अच्छा टूल है टू फाइट विद दिस फेक न्यूज menace। तो दिस इज द ब्यूटी, आपको जो भी बोलना है, वैलिड पॉइंट्स बोलने हैं, वो बैक्ड बाय आर्टिकल्स हो रहे हैं, बैक्ड बाय लॉज हो रहा है। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग में भी लिखना है, आर्टिकल 51AH। ओके, अब जो नेक्स्ट है, दिस इज डिस्पैरिटी इन सप्लाई। और यहाँ ये भी लिखा है कि टेक्नोलॉजी भी हमें हेल्प कर सकती है, एनसीईआरटी वगैरह करिकुलम बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, बट टेक्नोलॉजी, एआई, कंपनीज, लॉज, रेगुलेशन, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, लूप होल्स होंगे। सबसे अच्छा तरीका है लोगों का स्टैंडर्ड्स ऊपर करो, क्वालिटी कंटेंट की तरफ फोर्स करो और बार रेज करो, आर्टिकल 51AH की तरफ उनको एनकरेज करो। तो हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है इस फेक न्यूज से फाइट करने का, और बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन नहीं है। वेरीफाई इट। ओके, ये OCI कार्ड है, ये एक नेशनल ऑनलाइन बिजनेस क्विज 2021 हेल्ड हुआ, बंगाल में काफी ज्यादा डेथ है, डील ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग जल्दी ही होने वाला है, LSE टेंशन विद चाइना, बट ये जब हो जाएगा तब मानेंगे हम। प्रेसिडेंट ऑन 4-day विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर है, रेडी टू एंगेज ऑन राइट्स सेज इंडिया। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला यूनाइट इंडिया मूवमेंट चाहिए हमें। अभी अमृत महोत्सव है, 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारी इंडिपेंडेंस के। जरूरी है, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी डू अवर वर्क इन सच अ मैनर इट हेल्प्स यूनाइटिंग अवर कंट्री which is full of diversity. See, full of diversity. There are so many different people. We need to unite them. Indian is our identity. Indian. We have to move forward with nation first, always first. जैसे हम एनसीसी करते हैं ना, एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी, डाइवर्सिटी। तो द पॉइंट इज यूनाइट इंडिया मूवमेंट, अमृत महोत्सव। सेंट्रलाइजेशन नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन इथोज है, आर्टिकल 40 में ही लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन। 3 करोड़ डोजेस विद स्टेट्स है। नो टैप वाटर, ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। इसमें क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो टैप वाटर, एक साफ सुथरा पानी हमें हर घर में पहुंचाना है। बट इसमें भी हम डिले चल रहा है, कोविड-19 एक फैक्टर है। 100 डे कैंपेन अभी लॉन्च हुआ था, बट आंगनबाड़ी और स्कूल में अभी भी टैप वाटर नहीं आ पा रहा है। साफ पानी होता है तो बीमारियां नहीं होती। चाइना और पाकिस्तान यहाँ अलग खिचड़ी पका रहे हैं, अफगानिस्तान स्ट्रैटेजीज। और दिस इज कल अच्छा खेला, टेबल टेनिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सिंधु ने भी अच्छा खेला। दिस इज साइना नेहवाल, ये हार गए दिस टेनिस। यहाँ गन टूट गई थी, मल फंक्शन हो रही थी, तो मनु भाकर भी आउट हो गई है। देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और ये है सम स्पोर्ट्स न्यूज अभी डेली फॉलो। ये बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है, मीरा बाई फाइनली गेटिंग अ चांस पिज्जा। बिकॉज इसमें क्या होता है, 49 kg वेट का था, तो वेट बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मेंटेन करना पड़ता है। तो दैट इज वाई ये जो जंक फूड वगैरह है ना, ये डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। दैट इज वाई इसने अभी सिल्वर जीतते से ही कहा था शी वॉन्ट सम पिज्जाज। सो दिस इज द हिंदू। ये है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में भी NDRF और डिजास्टर की न्यूज है, किन्नौर में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, ये ब्रिज टूट गया। देन दिस इज फ्रंट पेज। जो थिएटर्स हैं वो ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं। द कास्ट सेंसस डिबेट, ये फिर से आ रहा है, कास्ट सेंसस 2011 में था, 2021 में होना चाहिए या नहीं। दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कल ही हमने पढ़ा ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत बड़ी दिस बर्ड होती है, बहुत बड़ी बर्ड होती है, तो ये तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती, और इलेक्ट्रिक लाइन सामने आती है तो ये उससे हिट होती है, दे टाई। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जैसी जो है, इनको हम फुल फ्लेज्ड प्रोटेक्शन दे। जो पॉलिसी होती है डेवलपमेंट की, वो हमारी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक ही नहीं होनी चाहिए, बायोसेंट्रिक होनी चाहिए। ओके, तो अगेन यहाँ पे बात सेम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्पीशीज बहुत कम इन नंबर बचे हुए हैं, एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, कंजर्वेशन एफर्ट्स जरूरी है, डिक्लाइन इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देन ये कर्नाटका क्राइम लॉ, द आइडिया ऑफ इंडियन दिल्ली एंड तेहरान एंगेजिंग अफगानिस्तान, अ रॉन्ग सिग्नल। मॉनसून में इस बार बम्पर क्रॉप ईयर शायद नहीं होगा, मॉनसून क्योंकि पैची आ रहा है, कभी बहुत बारिश हो रही है फिर सूखा पड़ रहा है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्टिव एमनेसिया,
द केस ऑफ रिवाइविंग सार्क, सार्क फिर से न्यूज में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान जो है ना, यहाँ यूएस का विड्रॉल होगा, तो इससे अब जो सार्क नेशंस हैं, ये जो ग्रुपिंग है, वो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है, कंसेंसस डेवलप कर सकती है नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए इन सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए? सार्क के सारे मेंबर कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए, आंसर दैट एज वेल। लेट्स काउंट द ग्रीफ। ये कैलिफोर्निया की लार्जेस्ट फायर है, फायर टॉर्चेस होम। सी, जैसे अभी कनाडा में हमने हीट डोम इफेक्ट देखा था ना, ऐसे ही कैलिफोर्निया इधर है, ये यूएसए है, यूएसए का इधर पैसिफिक है, और यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी ड्रॉट टाइप सिचुएशन होती है और फायर्स आती है। फायर्स ह्यूमन मेड भी है और दिस नेचुरल फायर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई है, क्लाइमेट चेंज। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की। इसको डिग्रेड करने की बात चल रही थी अभी, बट फिलहाल के लिए वो टल गया है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बिकॉज डैमेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो फिलहाल के लिए ये टल गया है, अभी ये इसी में रहेगी, हेरिटेज में ही रहेगी। ग्रेट बैरियर रीफ, दीज आर कोरल्स। कोरल रीफ्स भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल कुछ ना कुछ कोरल रीफ से आता है। हमारा इंडिया है, यहाँ पे कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलती है बताइए? कोरल रीफ्स इंडिया में। देन दिस इज अर्ली बर्ड्स, कॉस्ट कंट्रोल बूस्ट है। इंडिया में सब ईवी व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, बट इकोनॉमी ऑफ स्केल चाहिए होगा, और चार्जिंग स्टेशंस हमें इजी बनाने पड़ेंगे। जैसे पेट्रोल पंप है ना जगह जगह, ऐसे चार्जिंग स्टेशंस भी होने चाहिए। टेस्ला भी इंडिया आना चाहता है। वर्स्ट हॉकी डिफीट कल पीट दिया, ऑस्ट्रेलिया ने हमको पीट दिया, 1-7 से हारे हैं ये, डिफीट ऑन बैड डे। देन यहाँ पे गन मेल फंक्शन हो गई थी। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनके भी स्टेटमेंट्स देखे थे, तो जो न्यायपालिका है ना, उसको स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट। बट वो कैसे होगा? न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होगी? इन सब के 5 पॉइंट्स के थ्रू होती है। कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब जज का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको टेन्योर जो है ना, उसकी सेफ्टी मिलती है। कार्यकाल की सुरक्षा, एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों को सिवाय राष्ट्रपति के आदेश के उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति भी उन्हें कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित होने पर ही पद से हटाने का आदेश दे सकते हैं। मतलब जजेस का रिमूवल इज नॉट दैट इजी। आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वेतन और जो भत्ते होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं, मतलब विधायिका उस पर मतदान नहीं करेगी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार होते हैं, उसको केवल आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। जो ज्यूरिसडिक्शन है इनकी पावर का और एरिया का। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आचरण के संबंध में राज्य की विधायिका में कोई चर्चा नहीं होगी। सो द पॉइंट इज, कभी भी आप देखना पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को किसी भी व्यक्ति को अदालत की अवमानना, जैसे हम बोलते हैं ना कंटेम्प्ट लग जाएगा, तो कंटेम्प्ट का भी इन्हें पावर दिया गया है। कंटेम्प्ट पावर किस आर्टिकल में है? आंसर। सो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये बताते हैं कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस। मॉन्टेस्क्यू की प्रिंसिपल भी सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50। सो ये सी सेट के सॉल्यूशन है, बड़ा आसान था। डिस्टेंस डी है, ऑनवर्ड जर्नी का टाइम निकाल लेते हैं d/50, रिटर्न जर्नी का टाइम निकाल लेते हैं d/45, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है दिस 1, तो d आ गया 450। ये भी आसान था। डाउन स्ट्रीम है, x आवर्स लग रहे हैं, स्पीड हो गई 8/x। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में x आवर्स लग रहे हैं, तो स्पीड हो गई 4/x। अपस्ट्रीम 6 है, डाउन स्ट्रीम 12 है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है? इन दोनों का एवरेज 6 + 12/2, तो वो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करिएगा, x 2/3 आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो उससे अपस्ट्रीम 6 और ये 12 हो जाएगा। द पॉइंट इज, अपस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, और स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स ऑल। अपस्ट्रीम अगेन 4.8 आ गया, डाउनस्ट्रीम 14.4 हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा डाउनस्ट्रीम के हिसाब से? 14.4 × 5 दैट इज 72। आज के सवाल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 460 स्क्वायर मीटर है, लेंथ 15% ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा? आंसर बड़ा आसान है। देन द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस।
ट्वाइस इट्स हाइट है, बेस जो है वो ट्वाइस इट्स हाइट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना है, तो हाइट कितनी होगी? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना है, और वो इतना आया, ये भी दिया है कि कितना आया, तो व्हाट इज द लेंथ? अब आपको पैसे पता है, ये कॉस्ट पता है, एरिया इससे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड कर लीजिए। दिस इज अगेन वेरी इजी। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी से। ये सॉल्यूशन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ग्रेट बैरियर रीफ, यूनाइट इंडिया मूवमेंट, टाइम टू रिफ्लेक्ट, फेक न्यूज, आर्टिकल दिस 51H, 51AH। देन दिस इज TPDS, फूड सिक्योरिटी मनी चेंजर, ये है हिस्टोरिक लो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए, 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और दिस इज कारगिल रिव्यू कमेटी। ओके, so this is 26th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.